हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में सॉलिड इम्परफेक्शन बताया था। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जैसे मतलब होता है कि आप जो है कि किस तरीके से सॉलिड्स में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हो सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे आपको बताया कि जो जिन सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी कि किसमें कम किसमें ज़्यादा कितनी पास हो सकती है, हम सॉलिड्स की कैटेगरी को तीन सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका कंडक्टर्स, सेकेंड वन इंसुलेटर और थर्ड वन आपका सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इंसुलेटर जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है या ना के बराबर होती है, और सेमी कंडक्टर जिसमें आपकी इन दोनों के बीच की यानी कि कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। वो कितना अमाउंट होता है, तो इसी बेस पर हमने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडक्टर्स के बारे में बता रहे हैं आपको। तो कंडक्टर्स जैसे आपका नेम से ही इंडिकेट है, कंडक्शन पॉसिबल है। दैट मीन्स यहाँ पे वो सब्सटेंस जिनमें कंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपको कहना है कि कंडक्शन का कि मतलब कितनी मात्रा में और कितने ज़्यादा जल्दी, ये जो आपकी पावर ओम्स पर मीटर देखेगी, 1 मीटर में इतने ओम्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास या रेजिस्टेंस पास हो सकता है। तो वो आपकी यानी कितनी पावर है, कितनी जल्दी पास हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं है कि किससे कितनी देर में या कितना पास हो रहा है, कितनी जल्दी उसमें से पास है। जैसे कहते हैं करंट का झटका कितनी जल्दी, जैसे आप लकड़ी को पकड़ें तो आपका जो करंट है वो आपको आसानी से नहीं लगता, वो इंसुलेटर है। लेकिन यही अगर आप रॉड से अगर किसी इलेक्ट्रिक तार को टच कर देते हैं तो वो तुरंत लोहे में से करंट तुरंत पास होकर आपको झटका दे देता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत आसानी से पास होती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज है वो बताई गई है 10⁴, ऑब्वियसली 10,000 अप्रोक्सीमेटली। तो 10,000 से लेकर आप 10⁷ ओम पर मीटर, ओम्स पर मीटर, या इतने ओम्स आपकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है। ये नॉर्मली मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जितने भी सॉलिड मेटल्स की क्रिस्टल्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और मेटल की जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है वो लगभग 10⁷ तक होती है, जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैरी करते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को या आयंस को, या फिर आयंस। आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर आयंस। तो इन दोनों फॉर्म्स में जैसे आपका NaCl का सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसे आयरन रॉड में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी इंसुलेटर की, जिसमें आपका माइनस, यहाँ पावर में देख रहे हो माइनस, यानी बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर। यानी कि ना के बराबर ऐसा नहीं है कि उसमें करंट पास हो, इतना धीरे धीरे हो रहा है कि वो दूसरे एंड तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो दैट मीन्स 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम्स पर मीटर, ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में आपका है। यानी कि इतनी जो ओम्स पर मीटर आपकी रेंज है इसकी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकती है। तो यहाँ ना के बराबर ही है ये, जो कि आपकी लकड़ी है, वुड है, प्लास्टिक है, इन सब में आपकी ऐसे सब्सटेंस जो प्लास्टिक के होते हैं या फिर वुड के होते हैं, जो कि सॉलिड्स हैं, जिनमें क्रिस्टल्स सॉलिड के जो एमॉर्फस आपकी फॉर्म है उसमें आपका ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। सेमी कंडक्टर नॉर्मली इसमें 10⁶ से 10⁴, ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है दैट मीन इसमें कुछ अमाउंट तक जहाँ से ये शुरू होता है वहां पर ये लगभग इसकी रेंज खत्म हो जाती है। दैट मीन्स इसमें कुछ अमाउंट तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके के सेमीकंडक्टर आपके जो मेटल्स हैं या सॉलिड्स हैं वो आते हैं। अब यहाँ पर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर में क्यों और कैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इस रेंज की होती है, मेटल और आयंस की फॉर्म में होती है, सब आपको बता दिया। लेकिन अब किस तरीके से और क्यों, जैसे आपके दो एटम्स मिलते हैं तो क्या होता है, 11th में पढ़ा होगा कि जब मेटल्स कोई भी
सब्सटेंस जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर आपके, और तो मॉलिक्यूल्स जो है जो 1 बाय 1 एटम जुड़ते जाते हैं, तो 1 या 2 मॉलिक्यूल तो होते नहीं किसी सब्सटेंस में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो वैलेंस शेल में जो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, उस पर डिपेंड करता है कि इनकी कंडक्टिविटी कितनी। तो जहाँ आपके जो बहुत सारे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको पता है पहले लोअर एनर्जी और फिर हायर एनर्जी। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलते जाते हैं तो वो जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच का गैप कम होता जाता है और एक बैंड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे आप एनर्जी बैंड कहते हैं। जैसे हमने यहाँ शो किया है, एक आपका ये वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक आपका कंडक्शन बैंड जो आपका खाली भी हो सकता है, पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। तो जो मेटल्स होती हैं उसमें ये दो तरीके से होता है, या तो पार्शियली यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो पार्शियली फिल्ड और आपका ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से इसमें जा सकते हैं। या फिर ये कंडक्शन बैंड और आपका एनर्जी बैंड या वैलेंस शेल बैंड को आपकी ओवरलैपिंग दूसरे ऊपर इतना ओवरलैप हो जाते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से इस कंडक्शन बैंड में जाकर या एम्प्टी जगह पर जाके मूव कर सकते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वहाँ पर आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो मेटल में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ओवरलैपिंग रीजन कहलाता है, फॉरबिडन जोन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉरबिडन जोन नहीं होता, ओवरलैप कर जाता है, तो यहाँ कंडक्शन जो है वो पॉसिबल है और बहुत आसानी के साथ। यहीं अगर हम इंसुलेटर में आ जाएं तो ये बैंड बनते हैं, जो वैलेंस बैंड है और एक ये कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, तो यहाँ पे ये दोनों बैंड्स जो है वो मिलते हैं और बनते भी हैं। लेकिन इन दोनों बैंड्स के बीच में जहाँ ओवरलैपिंग और वो टच कर रहा था, तो वहाँ ये पोजीशन नहीं होती। इस इंसुलेटर में ये पोजीशन होती है कि इन दोनों के बीच में लार्ज गैप हो जाता है, और बाहर से एनर्जी देने, जैसे आप हीट कर रहे हैं और बाहर से एनर्जी भी दें, तो भी आपकी जो एनर्जी गैप है उसे क्रॉस करके, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ नहीं पहुँच पाते। जैसे आपको यहाँ पे इसमें शो किया है ब्लू से, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये इसको क्रॉस करके यहाँ पर नहीं पहुंच पाते। इन द सेम थिंग यहाँ इतना ज्यादा होता है कि पहुंच ही नहीं पाते, इसीलिए ये इंसुलेटर होते हैं और एक इसमें करंट पास नहीं होता। जबकि सेमीकंडक्टर में यही फॉरबिडन जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, वो आपका क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो अगर आप बाहर से एनर्जी देते हैं, हीटिंग करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन से स्मॉल गैप को क्रॉस करके इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और यहाँ पे क्योंकि स्पेस होता है तो आसानी से मूव कर पाते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो, जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो मूव कर पाते हैं तो आपकी जो फ्लो ऑफ करंट है वो आपका पास होने लगता है। तो ये आपका कुछ पर्टिकुलर जो रेंज है जिसमें आप 10⁻⁻⁶ से 10⁴ तक लिख रहे हैं, तो कंडक्शन पॉसिबल होता है सेमीकंडक्टर्स में। यहाँ इंसुलेटर में बिल्कुल भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता, और मेटल्स में मैक्सिमम, क्योंकि ओवरलैपिंग है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल होता है। ये जो बैंड बने हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर बने हैं कि जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो एंटी बॉन्डिंग वाले ऊपर की तरफ धीरे धीरे बनते जाते हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतना उनके बीच की एनर्जी का गैप कम होता जाता है, वैसे ही नीचे। तो यहाँ पे ये दो बैंड आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बन जाते हैं, जिसमें कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होता है या फिर लगभग खाली होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर पाते हैं। लेकिन बीच में जो फॉरबिडन जोन होता है, जो कि आपका इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में उससे कम, और आपके मेटल में ना के बराबर या ओवरलैपिंग की वजह से फॉरबिडन जोन नहीं होता है। तो यहाँ कंडक्शन मेटल्स में पॉसिबल, सेमीकंडक्टर में स्मॉल कंडीशन में या कुछ कंडीशन के साथ पॉसिबल होता है, और इंसुलेटर में बिल्कुल भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में आप पढ़ेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो कि आपके एटम से मिलकर बना है, और एटम आप जानते हैं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है और अपने एक्सिस पर भी घूमता है, तो हर सब्सटेंस जो है वो एक स्मॉल मैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपका दो तरीके से प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट जो कि है वो आपका प्रोड्यूस होगा
जो एटम है वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो इस मूवमेंट के थ्रू, और एक मूवमेंट होगा जो अपनी की स्पिन जो होता है अपनी ही एक्सिस पर, जो आपका रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आपका क्रिएट होगा। तो हर सब्सटेंस में जितने में भी एटम से मिलकर बने हैं, वह हर एटम जो है वो एक छोटी मैग्नेट की तरह काम करता है, और उसी के बेस पर आपके जो है वो सारे एटम्स आपस में मिलकर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और एक छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर हम इन्हें कुछ सब जो एटॉमिक कैटेगरी है या सब मैग्नेटिक, आपके जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है उनके बेस पर हम इन सॉलिड सब्सटेंस को कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो स्मॉल होता है और जिसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, जिसे आप म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बी, और इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 मीटर स्क्वायर। जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी वजह से एक आपकी करंट पास होती है, करंट का लूप बन जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इसी बेस पर हम जो सारे सब्सटेंस हैं उन्हें इन कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटीफेरेट मैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म जिसमें आपका जो वो सब्सटेंस हैं जो पूरी तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, वो है आपका आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम और क्रोमियम डाइऑक्साइड। पैरामैग्नेटिक में और डायमैग्नेटिक में जो आपको एग्जांपल दिए गए हैं वो है पैरामैग्नेटिक के ऑक्सीजन, क्यूप्रिक आयन, फेरिक आयन और क्रोमियम आयन। इसके अलावा है आपके डायमैग्नेटिक में वाटर मॉलिक्यूल, NaCl और बेंजीन। तो इनमें फर्क क्या होता है कि यहाँ पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन दो कैटेगरी को आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। तो पेयर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है क्रिएट होता है वो आपका एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और कोई मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होता या शो नहीं होता। तो वो कहलाते हैं आपके डायमैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर्ड मूवमेंट पेयर होता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मैग्नेटिज्म है या जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिज्म, वो किसी और इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट नहीं होता है, और आपके जो वो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक या कुछ अमाउंट में मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉर्मली जो है वो आपका मैग्नेटिज्म शो होता है। इसमें नॉर्मली जो सब्सटेंस है अगर आप उसे किसी डोमेन के अंतर्गत रखते हैं तो वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें ट्रांसफर कह सकते हैं, या एक तरीके से उसके इफेक्ट में आ जाता है। उसके बाद जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं तब भी वो मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करता है। तो एक तरीके से मैग्नेट का काम करता है। तो फेरोमैग्नेटिक जो है वो आसानी से मैग्नेटिक कैरेक्टर को एडॉप्ट कर लेता है। तो यहाँ ये कुछ, उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक जिसमें आपका अपोजिट और सेम डायरेक्शन, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है। जैसे एग्जांपल है मैग्नीज ऑक्साइड का। और फेरी मैग्नेटिक कुछ सब्सटेंस होते हैं जो आपके स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं, स्पेशली कुछ फेरिक ऑक्साइड है और आपका फेराइड्स है, जिसमें आयरन का वो, जिसे फेरिक ऑक्साइड को आप लिख सकते हैं मैग्नेटाइट, जो कि आपका आयरन का ओर है। तो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो सॉलिड्स जो आपके मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं उन्हें आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर आप इन्हें 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और उनको अलग अलग कैटेगरी में कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू।